राम राम प्यारे दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत और सभी प्यारे दोस्तों को हमारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन के साथ साथ जबरदस्त भी होंगे। तो दोस्तों आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। एक बार आपके कमेंट्स मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। एक बार आकर आप लोग बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या। आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं, फटाफट से बताओ। उसके बाद अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। क्या आप सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी प्यारे बच्चों तो को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ठीक है, दिल का 3D फोटो देखकर डर जाओगे, ठीक है। जो दिल है उसका 3D फोटो देखकर आप डर जाएंगे बेटा, इसीलिए मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ 3D फोटो। चलो आओ, अब आगे हम लोग बात करते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, जब हम लोग अपने टॉपिक की बात कर रहे थे तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में धमनी और शिरा के बारे में जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना शुरू किया था। एक बार फिर से हम लोग बातें करेंगे धमनी शिरा के बारे में, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। धमनी के बारे में हमने बात करी थी, हमने शिरा के बारे में बात करी थी, यानी हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड वेसल्स। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में भाई? ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स जिनको हम लोग क्या कहते हैं? रक्तवाहिका कहते हैं, रक्तवाहिकाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? रक्तवाहिकाओं के बारे में। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये 3 होती हैं और हम 2 की बात कर रहे थे। एक तरफ मैं आपको बता रही थी धमनी और एक तरफ मैं आपको बता रही थी शिरा। तो भाई एक बार फिर से हम लोग चीज़ों को यहीं से करेंगे। धमनी यानी कि आर्टरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है आपके शरीर में, ये क्या काम करती है? कमेंट सेक्शन में आप ही बताओगे मुझे। दूसरी होती है दोस्तों शिरा, दूसरी हो जाती है शिरा यानी कि जिनको कहते हैं हम लोग वेन। तो धमनी और शिरा का कॉन्सेप्ट हम लोगों का पिछली क्लास में चल रहा था। अब हम यहीं से आगे के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और आगे लेकर चलेंगे चीज़ों को। मैंने क्या कहा था बेटा कि जो धमनियां होती हैं, धमनियों का क्या काम होता है? तो आपने बताया कि धमनियां दिल से खून अंगों तक सप्लाई कर कर आती है। ये आपका दिल है, इस दिल में खून भरा हुआ है, इसी खून को आपके दूसरे ऑर्गन तक सप्लाई करके आने का काम कौन करती हैं? ये काम करती हैं धमनियां। यानी इन शॉर्ट आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो बेटा जो दिल होता है, दिल से आपके ऑर्गन तक रक्त की जो सप्लाई करती है वो कौन हो जाती हैं? वो हो जाती हैं धमनियां। तो धमनियों का क्या काम होता है? धमनियां हृदय से रक्त को कहाँ तक पहुंचाती हैं? अंगों तक पहुंचाती हैं। तो कभी भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने कि रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने वाली रुधिर वाहिकाएं कौन सी हैं, तो आप धमनियां लगा कर आओगे। मैम शिराएं क्या करती हैं? तो ये उल्टा करती हैं बेटा, ये उल्टा करती हैं। ये जो आपके ऑर्गन होते हैं ना, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनसे रक्त को वापस आपके दिल तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये धमनियों का उल्टा करती हैं बेटा। ये अंगों के अंदर जो खून है उन अंगों से रक्त को कहाँ पहुंचाती हैं? आपके हृदय तक पहुंचाती है। तो ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। इन शॉर्ट आपको एक बार फिर से ये याद हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैम जो धमनियां होती हैं, धमनियों में कैसा रक्त होता है? तो आप लोग बताओगे कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है बेटा। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त का वहन करती हैं? तो आप बताओगे धमनियां। धमनियों में कैसा ब्लड होता है दोस्तों? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है प्यारे बच्चा। कल क्लास नहीं हुई थी? नहीं बेटा, मैंने बताया था आपको फ्राइडे में कि बच्चों मेरी मैराथन है मंडे में, तो इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से कल मेरी मैराथन थी ग्रुप डी के अंदर, गागर में सागर, क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो इसीलिए जो थी प्यारे बच्चा क्लास नहीं हुई थी कल, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो धमनियां हैं, धमनियों में शुद्ध क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। ये भी लिख लेना, शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो जो धमनियां होती है ना, इनके अंदर क्या होता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है बेटा, क्लियर। तो आप लोग बताओगे कि आर्टरीज हैव प्योर ब्लड। तो दोस्तों आर्टरीज के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ये बात आप याद रखना।
शुद्ध रक्त होता है आर्टरीज में, ठीक है। जबकि धमनियों की, इनकी शिराओं की बात करें तो आप लोग बताते हो कि शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों। तो शिराओं में कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। अच्छा मैम, अब एक कॉन्सेप्ट आप हमारा क्लियर करना कि शुद्ध रक्त कैसा होता है और अशुद्ध रक्त कैसा होता है। कोई बच्चा बताएगा कि आपके शरीर के अंदर जो धमनियां हैं इनमें तो शुद्ध रक्त होता है, जबकि शिराओं में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। तो आप लोग बताते हो वेन्स हैव, आपने बताया वेन्स हैव इम्प्योर ब्लड। तो वेन्स के पास कैसा ब्लड होता है भाई? इम्प्योर ब्लड होता है। तो मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता कैसा है जानना अब ये जरूरी है हमारे लिए। जब हम लोग बात करते हैं धमनी की, जब हम बात करते हैं शिराओं की, तो जब आप इस इमेज को देखोगे तो ये है, देखो रियल इमेज आपकी आर्टरीज की, धमनियां। तो इनके अंदर देखो ऐसे ब्लड भरा हुआ होता है आपकी धमनियों के अंदर। इस तरीके से आपकी आर्टरीज में क्या होता है? ब्लड होता है। तो आपकी धमनियां जो होती हैं इनके अंदर इस तरीके से देखो ब्लड, ये धमनियां हैं जो रेड कलर की दिख रही हैं। तो इन धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ये जो आर्टरी हैं इनके अंदर कैसा ब्लड होता है? तो आपने कहा शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड। अच्छा, प्योर ब्लड की बात जब हम लोग करते हैं तो कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि शुद्ध रक्त कैसा है, तो आप बताते हो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ऐसा रक्त जिसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उसको कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस रहती है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट आपके रक्त में ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। और ऐसा रक्त आपकी धमनियों में बहता है। फिर ऐसा रक्त कहाँ बहेगा? धमनियों में। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हो जाती हैं शिरा, ये हो जाती हैं दोस्तों शिरा, ये हैं आपकी वेन्स। और शिराओं में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध। अब मैम अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? यानी शिराओं के अंदर आपको मिलेगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड की जब हम लोग बात करते हैं तो इम्प्योर ब्लड का मतलब है दोस्तों कि ये जो आपकी धमनियां होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ज्यादा होता है। यानी कि जिन रक्त वाहिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है, वो क्या है? आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार की रुधिर वाहिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज्यादा होता है। तो आप बताते हो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आपको कहाँ दिख रही है? अगर हमने बात करी आपकी धमनी की तो धमनी में तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा दिखती है। तो धमनी में तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो धमनियों में होता है शुद्ध रुधिर। दैट्स मीन धमनियां आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैम जो ये हमारी शिराएं होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वहां पर लिखवाने वाली हूँ नोट कर कर, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको पूछ लेता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि धमनियों में भरा रहता है शुद्ध रक्त और ये जो शिराएं हैं इनमें भरा रहता है अशुद्ध रक्त। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं भाई कि मैम शुद्ध रक्त कैसा होता है, शुद्ध रक्त कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। शुद्ध रक्त जिसको आप लोग प्योर ब्लड के नाम से जानते हो, प्योर ब्लड। अच्छा, प्योर ब्लड को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं भाई दोस्तों, शुद्ध रक्त को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड। तो आपको पेपर में ना ये कई नाम से पूछा जा सकता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीकृत रक्त, इसको हम लोग ऑक्सीकृत रक्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि किस प्रकार के रक्त को शुद्ध रक्त के नाम से जाना जाता है। विच टाइप ऑफ ब्लड इज नोन एज, विच टाइप ऑफ ब्लड। अच्छा मैम आपकी वजह से आज शरीर संचरण तंत्र समझ में आ गया। गोपाल बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखो अब समझो भाई, शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त को। ऑल्सो नोन एज, आप लोग लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, तो याद रखना शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो ऐसा रक्त आप लोग बताकर चलते हो जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसमें
ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो वो होता है शुद्ध रक्त दोस्तों। ठीक है, अब आप सुबह सुबह योगा करते हो, योगा क्यों करते हो? जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। करते हैं ना सुबह हम लोग ऐसे, या ऐसे करते हैं? तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, है ना, और हम बहुत सारे योगा करते हैं। क्लियर? अब योगा विजेता प्यारे बच्चा, जो चीज समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हो। तो सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चा, कि यहाँ पर जब हमारी बॉडी, जब हमारे हम सुबह योगा करते हैं, सुबह उठते हैं, तो हमारी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा होगा और ब्लड भी फिर हमारा साफ होता है, प्योरीफाई होता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि सुबह हम लोगों को योगा करने चाहिए, हमें ब्रीथिंग योगा करने चाहिए। हम लोग सांस वगैरह छोड़ते हैं, लेते हैं, तो जब आप जल्दी जल्दी अपने अंदर ऑक्सीजन को लोगे तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुलेगी और आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण होगा, यानी ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अधिक मिस हो गया, अधिक लिख लेना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो होती है लेकिन कैसी होती है भाई? अधिक होती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताओगे ब्लड विच हैव, ब्लड विच हैव, विच हैव मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन लेवल, तो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दूसरा पॉइंट कि मैम अशुद्ध रक्त कैसा होता है। अब दूसरा पॉइंट कि भाई अशुद्ध रक्त कैसा होता है, यानी इम्प्योर ब्लड कैसा होता है। अब आपको पूछेगा कि भाई इम्प्योर ब्लड के बारे में बताइए, अशुद्ध रक्त कैसा होता है। तो अशुद्ध रक्त कैसा होता है बेटा? जब हम लोग बात करें कि ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, या अशुद्ध रक्त को हम लोग डीऑक्सी, मतलब डी का मतलब नहीं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो जिसको हम लोग डीऑक्सीकृत, डीऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं बेटा इसको। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त हम लोग किसको कहते हैं, या डीऑक्सीकृत रक्त किसको कहते हैं। डी का मतलब होगा नहीं, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दोनों चीजें हैं जो आपको समझना है कि कहीं भी पेपर में ऑक्सीजनेटेड शब्द लिखा है, ऑक्सीकृत शब्द लिखा है, तो समझना शुद्ध रक्त की बात हो रही है, और शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, आपके शरीर की आर्टरीज में बहता है। और जहां भी आपको डीऑक्सीकृत रक्त की बात आए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में अशुद्ध रक्त है, यानी जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उसको कहा जाता है दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर अमाउंट ऑफ CO2। तो जहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग गंदा रक्त। ठीक है, उसको कहा जाता है गंदा रक्त। क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या मैम हमारे शरीर की जितनी भी धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त होगा, या हमारे शरीर की जितनी भी शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त होगा? तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर एक अपवाद भी आपको पढ़ना है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बहुत सारे अपवाद बताए थे, और अब भी आपको एक अपवाद के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों, अब भी आपको एक अपवाद के साथ चलना पड़ेगा। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो आपको नोट डालकर लिखना है बेटा, पेपर का क्वेश्चन है ये, आपको नोट डालकर एक चीज और लिखनी है। आपके शरीर में एक धमनी होती है बेटा जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। जिसका नाम क्या है भाई? फुफ्फुसीय धमनी। आपके शरीर में एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पुल्मेनरी, जिसको कहते हैं हम लोग पुल्मेनरी आर्टरी। अच्छा मैम ये पुल्मेनरी आर्टरी में क्या है? तो बेटा इसमें कैसा रक्त होता है पूछा जाता है पेपर में,
कि हमारे शरीर में जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है इसमें कैसा रक्त होता है। भाई मैंने अभी क्या बताया कि धमनियों में तो शुद्ध रक्त होता है, सारी धमनियों में शुद्ध रक्त है, लेकिन ये धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और वही पेपर में पूछा जाएगा कि शरीर की कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें गंदा खून होता है, जिसमें डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। तो आप आंसर ठोकोगे फुफ्फुसीय धमनी। तो आप लोग बताकर चलते हो कि शरीर की एकमात्र धमनी, आप लोग लिखेंगे शरीर की एकमात्र धमनी, ठीक है, शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो क्वेश्चन आता है जिसमें अशुद्ध रक्त होगा वो शरीर की कौन सी धमनी है। तो आप लोग बताओगे कि भैया यही होती है पुल्मेनरी धमनी, यानी फुफ्फुसीय धमनी। तो शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्लियर? तो बताएंगे ओनली आर्टरी ऑफ द बॉडी, ओनली आर्टरी ऑफ द बॉडी विच हैव, भाई इसके पास क्या होता है, विच हैव इम्प्योर ब्लड। तो एकमात्र आपके शरीर की ऐसी प्यारे बच्चा धमनी है जिसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है आपके शरीर में। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अजय बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं आता, उसको मैडम से पूछा जाए? तो बिल्कुल जो आपको समझ नहीं आता वो आप मैडम से पूछे, ठीक है। अब समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से। भाई ये जो आप लोगों के शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके पास क्या होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ऐसा समझो कि भाई देखो जो पनीर होता है, पनीर की सब्जी सबको पसंद होती है ना। अब अगर मैं आप में से कहूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पनीर की सब्जी पसंद है, ठीक है, तो आप कहोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो पनीर की सब्जी पसंद है, हमें तो पनीर की सब्जी पसंद है। अब कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि मैडम मुझे पसंद नहीं है पनीर की सब्जी, ठीक है। तो पनीर पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है और नापसंद करने वालों की संख्या कम है। तो जो कम वाले हैं वो अपवाद है। अगर जैसे किसी आप पार्टी में गए और आपसे किसी ने पूछा कि भाई पनीर ले आऊं तुम्हारे लिए, तुम कहोगे ना ना मुझे पनीर पसंद नहीं है। मतलब तुम 5 दोस्त बैठे हो एक जगह और 5 दोस्तों को एक छठे दोस्त ने कहा कि भाई पनीर ले आऊं तुम्हारे लिए, तो 4 दोस्तों ने बोला भाई ले आ, लेकिन तुम 5वें तुमने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा पनीर। तो सब तुम्हें ऐसे देखेंगे, चारों के चारों जो है ऐसे देखेंगे जैसे तुमने कोई पाप कर दिया हो, तुम्हें ऐसे देखेंगे। मतलब क्यों देखेंगे ऐसे? उस दौरान तुम अपवाद हो। अपवाद क्यों है मैडम? क्योंकि बच्चा सबको पनीर पसंद है और तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम अपवाद हो। वैसे ही आपके शरीर में सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर है, सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर है सिवाय इसके। तो जो हटके होता है ना वही पेपर में आता है। तो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त है, लेकिन ये एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो ये आपको पूछा जाएगा। गुलशन बेटा, आपका क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंच रहा नहीं है कि मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। तो बेटा नहीं, आपके मेरे पास पहुंच रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बेटा, तुम्हारा गागर में सागर जब होगा जब तुम्हारे एग्जाम की डेट आएगी। अब देखो इधर, अब हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि फुफ्फुसीय धमनी में शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें क्या होता है, गंदा खून होता है। अच्छा, क्या मैम कोई शिरा भी ऐसी है क्या जिसमें गंदा खून होता है? क्योंकि आपके शरीर की सारी शिराओं में गंदा खून होता है। क्या कोई ऐसी शिरा भी है जिसमें अच्छा खून होता है? तो हम कहेंगे है ना, अपवाद हर जगह है। तो आप एक और हेडिंग डालोगे भाई, फुफ्फुसीय शिरा। आप एक और हेडिंग डालेंगे, फुफ्फुसीय शिरा। तो जब हम लोग बात करते हैं इसकी फुफ्फुसीय शिरा की, यानी कि पुल्मेनरी, किसकी बात करेंगे भाई? पुल्मेनरी वेन की बात करेंगे। तो पुल्मेनरी वेन आपके शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। तो आप लोग बताओगे कि शरीर की एकमात्र शिरा, शरीर की एकमात्र शिरा जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चा? तो बताएंगे जिसमें शुद्ध रक्त होता है बेटा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। तो आपके सामने है। तो बताओगे ओनली वेन ऑफ द बॉडी, ओनली वेन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी which have pure blood।
तो आपके शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें क्या होता है भाई, प्योर ब्लड होता है। क्लियर? तो ये दो अपवाद भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर? चलो तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हैं जितने भी बताए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे फिर से कि धमनी और शिराओं में और क्या अंतर है। तो अभी तक मैंने आपको एक अंतर बताया कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध, लेकिन उसके अपवाद भी मैंने आपको बताए साथ में। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आज की क्लास का जो हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा पॉइंट, कि मैम जो धमनियां होती हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। क्लियर? तो लिख लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोग बताते हैं कि धमनियां एक ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जिनमें कपाट नहीं होते। तो बताकर चलते हो, आर्टरीज हैव नो वॉल्व। तो भाई आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होती है, कपाट नहीं होती हैं। अभी बताऊंगी क्या होती हैं कपाट। पहले शिराओं में लिख लीजिए, तो बताओगे शिराओं में कपाट पाई जाती हैं। तो शिराओं के बारे में जब हमने बात करी, तो शिराओं में कपाट पाई जाती हैं, कपाट पाई जाती हैं। तो शिराओं के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, कपाट पाई जाती हैं। तो वेन्स हैव वॉल्व। तो वेन्स के पास आपको वॉल्व देखने को मिलेंगी, कपाट देखने को मिलेंगी। अब मैम कपाट क्या होता है ये बता दीजिए, कपाट क्या होता है। अब देखो समझना अच्छे से, कई बार जब जन्माष्टमी आती है ना, तो हम कहते हैं कि मंदिर के कपाट खुल गए हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, व्रत खोल लीजिए, ऐसे करके। या कई बार हम पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के समय में जाते हैं, तो वो दरवाजों को कपाट बोलते थे, दरवाजों को कपाट, ऐसे कपाट बंद हो गए, ऐसे कपाट खुल गए। तो कपाट क्या होते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो दरवाजों का काम करती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं तो घर में कोई नहीं आ सकता, दरवाजे खुल जाते हैं तो घर में सब आ सकते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं धमनी की और शिरा की, तो धमनियों के अंदर कपाट नहीं होते। मान लो ये तुम्हारी धमनी है बेटा, मान लो ये तुम्हारी धमनी है, क्या है, ये तुम्हारी धमनियां है, इनके अंदर रक्त बह रहा है इस तरीके से, ये तुम्हारी धमनियां है। अब धमनियों के अंदर आपको कपाट नहीं मिलेंगे। क्लियर? समझ में आई? अब यहां पर देखो, ये आपकी शिरा है बेटा, ये आपकी शिरा है और ये शिरा है, शिरा के अंदर भी रक्त बह रहा है भाई, शिरा के अंदर भी क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। अब शिरा के अंदर जो रक्त बह रहा है ना, इसमें बीच बीच में आपको ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखेंगी, बीच बीच में ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, ये ठीक है, ये इन्हीं को कहते हैं कपाट, मतलब रुकावट, रुकावट जैसी संरचना, इन्हीं को कहेंगे कपाट। तो धमनियों में कपाट पाई जाती है, वॉल्व, ये शिराओं में कपाट पाई जाती है, वॉल्व पाई जाती है, जबकि शिराओं में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों क्यों क्यों, जो शिराएं होती हैं इनमें कपाट क्यों होती हैं और धमनियां इनमें कपाट क्यों नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन आपको ये बनता है, तो क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पर अब ये होगा कि जो आप लोगों की धमनियां होती है ना बेटा, इनमें कपाट इसलिए नहीं होती है क्योंकि धमनियों में रक्त हाई प्रेशर के साथ बहता है। धमनियों में जो रक्त है वो हाई प्रेशर के साथ बह रहा है, ऐसे जिम, बहुत तेज। अब तुम अपने आप को देखो, तुम बड़ी तेजी से भागे जा रहे हो, सामने एक दीवार आ गई, तो तुम्हारे साथ क्या होगा जल्दी बताओ। तुम एक बहुत तेजी के साथ बढ़कर भागे जा रहे हो बेटा, है ना, तुम बड़ी तेज भागे जा रहे हो, सामने एक दीवार आ गई, तो तुम्हारा क्या हाल होगा मुझे बताओ। दीवार से बड़ी तेज से टकराओगे तुम, तुम्हारा प्रेशर दीवार पे लगेगा और तुम्हें बड़ी तेज चोट लगेगी, फिर लगेगी या नहीं बताओ, है ना। और तुम धीरे धीरे से जा रहे हो, सामने एक दीवार आ गई, तो तुम पहले रुक जाओगे क्योंकि धीरे से जा रहे हो, तुम्हें दिख गई सामने दीवार है, तुम आराम से रुक जाओगे, है ना, तुम आराम से रुक जाओगे। डायग्राम से एक्सप्लेन करिए बेटा, ये डायग्राम ही तो बना रही हूँ क्योंकि नेट पर ऐसा कोई भी डायग्राम आपको नहीं बनेगा। अगर मैं नेट वाले डायग्राम से समझाऊंगी भी तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको पेपर क्लियर करके आना है, डॉक्टर नहीं बनना है। किसी की धमनियों का ऑपरेशन करना है क्या तुम्हें, ये बताओ। किसी की शिरा और धमनी का तुम्हें ऑपरेशन करना है क्या, ये बता दो। कहोगे नहीं मैडम, हमें तो पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आने हैं। बहुत बढ़िया, तो समझो ना, ये तुम्हारी धमनी है, धमनी के अंदर कोई कपाट नहीं है, ये तुम्हारी शिरा है। तो ये देखो, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बीच बीच में रुकावट सी जो दिख रही है, ये कपाट होती है, ऐसा समझो। अब जब इस शिरा में रक्त जाएगा ना, वो बड़े आराम से मजे में जाएगा, मजे मजे में ऐसे जा रहा है ब्लड, ऐसे जा रहा है, इधर को हो गया, ऐसे जा रहा है ब्लड,
है ना, ऐसे जा रहा है ब्लड आपकी शिराओं के अंदर से होता हुआ, बड़े मजे में जा रहा है। और भैया जो तुम्हारी धमनी है इसमें तो ब्लड ने बुलेट बनाई हुई है, यूं यूं ऐसे बह रहा है ब्लड आपकी धमनियों के अंदर। तो धमनियों में प्रेशर ब्लड का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगला पॉइंट ये लिखने वाली हूं कि धमनियों में कपाट क्यों नहीं होते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धमनियों में कपाट क्यों नहीं होते, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि धमनियों में जो रक्त होता है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है। तो धमनियों में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, उच्च दाब। ये भी क्वेश्चन आता है कि धमनियों में रक्तदाब कैसा होता है, तो आप लोग कहते हो उच्च रक्तदाब होता है प्यारे बच्चा, ठीक है। तो आपने कहा कि जो हमारी धमनियां होती हैं, धमनियों में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है प्यारे बच्चा, ठीक है, उच्च दाब के साथ बहता है, उच्च दाब के साथ बहता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो धमनियां होती हैं ना, इनमें जो रक्त होता है वो बड़े प्रेशर के साथ बहता है। तो आप लोग लिखेंगे ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, ठीक है, विद हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होता है प्यारे बच्चा, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर इन आर्टरी, ठीक है। तो जो आपकी आर्टरीज है ना, इनमें रक्त बड़े हाई प्रेशर के साथ बहता है, इसीलिए इनके बीच बीच में दीवारें नहीं होती हैं बेटा, ठीक है। इनके बीच बीच में क्या नहीं होते, कपाट नहीं होते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट समझ गए, कुछ रुकावट जैसी संरचनाएं। कपाट मतलब आपके घर के दरवाजे बंद हो गए तो घर में कोई नहीं आएगा, दरवाजे खुल गए तो घर में सब आ जाएंगे। वैसे ही धमनी के बीच बीच में दरवाजे बंद होने के लिए नहीं होते, क्योंकि धमनियों के अंदर ब्लड का फ्लो बड़ी तेजी के साथ होता है। तो धमनी की दीवारों पर बड़ी तेज, ये जो रक्त बह रहा है ना धमनी में, ये बहुत तेज प्रेशर डालता है धमनी की दीवारों पर ऐसे। और अगर ये बीच में टकरा गया किसी चीज से ये रक्त, तो भाई पूरा प्रेशर धमनी की दीवारों पर और ज्यादा पड़ेगा और धमनी फट सकती है बेटा। हाई बीपी में क्या होता है मुझे ये बताओ, जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं। सुना है ना तुमने कि उसका तो बीपी इतना हाई हो गया कि कानों में से खून निकल आए, नाक में से खून। मतलब आपकी इंटरनली जो आप लोगों की ब्रेन की, दिमाग की जो नसें हैं वो फट जाती हैं, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो हाई प्रेशर होता है धमनियों में, और धमनियों से ही आपका बॉडी का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो प्रेशर इनके अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनके अंदर बीच बीच में रुकावट जैसी कोई संरचना नहीं है। लेकिन शिराओं में जो रक्त जा रहा है वो आराम से बह रहा है, शिराओं में रक्त आराम से बह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि शिराओं के अंदर जो होता है, तो आप बताओगे कि शिराओं में रक्त, शिराओं में रक्त निम्न दाब के साथ बहता है दोस्तों। कैसा बहता है, निम्न दाब के साथ। देखो रटना नहीं है, निम्न दाब के साथ बहता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो धमनियां होती हैं इनके अंदर जो हाई प्रेशर है ब्लड का, इसीलिए इनमें कपाट नहीं है, क्योंकि अगर इनमें बीच बीच में कपाट लगाए, रुकावट लगाई, तो प्रेशर का, ब्लड का प्रेशर और ज्यादा धमनी की दीवारों पर पड़ेगा और धमनी की दीवारें फट जाएंगी प्यारे बच्चा, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर, तो आप लोग बताओगे ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो, लो प्रेशर, ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर इन वेन। तो शिराओं के अंदर जो रक्त होता है वो निम्न दाब के साथ बहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं, ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं प्यारे बच्चा, बताओ। अच्छा डॉक्टर बन जाओगे विवेक, नहीं भाई डॉक्टर नहीं बन पाओगे। क्लियर, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई दोस्तों। तो शिराओं में रक्त क्या होता है, कम दाब के साथ बहता है, इसलिए बीच बीच में यहाँ बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होती हैं, कपाट लगी हुई होती हैं। ये कपाट बैक फ्लो को भी रोकती हैं। भाई मान लीजिए ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ब्लड, ऐसे जाएगा ऐसे। अब इस ब्लड ने सोचा मैं वापस चल देता हूँ, तो ये ब्लड अब वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये कपाट इसको रोक लेंगी। तो ये ब्लड जो है ये वापस नहीं जा पाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में बहेगा, इसी डायरेक्शन में बहेगा फिर। तो ये बैक फ्लो को भी रोकने का काम करते हैं जो कपाट होते हैं। तो कपाट के बारे में एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, कई बार आ जाता है कि जो कपाट होते हैं ना ये क्या काम करते हैं। कपाट यानी कि जो वॉल्व पाई जाती हैं,
ये क्या काम करती हैं? तो वोल्व, ये जो आपके धमनी और शिराओं के अंदर या आपके जो शिराएं होती हैं, इनमें ये जो कपाट पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं? तो आप बताओगे कि कपाट जो होती हैं, कपाट रक्त के बैक फ्लो को रोकती है। बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो को रोकती है। तो ये रक्त के वापस से फ्लो को रोकती हैं प्यारे बच्चा। समझ में आई बात? तो ये क्या करती हैं कि ये बैक फ्लो को रोकती है। बैक फ्लो जानते हो? वापस से उल्टा ना चला जाए ब्लड ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, वो ब्लड वापस से उल्टी डायरेक्शन में ना आ जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं जो कपाट होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो आप लोग बताओगे वॉल्व स्टॉप बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं जो प्यारे बच्चे कपाट होती हैं, जो कपाट होती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट सभी का? जल्दी से बताओ, है ना? चलो बहुत बढ़िया। हार्ट अटैक का कारण, अभी हार्ट अटैक ही पढ़वा लो पहले, तुम पढ़ो मत ना पहले चैप्टर को, पहले तुम्हें हार्ट अटैक ही दिलवा दूं। है हार्ट अटैक कैसे होता है यही बता दूं। हार्ट अटैक वेन से नहीं होता, हार्ट अटैक धमनियों से ही होता है बेटा, ठीक है, धमनियों से। हाँ, पीछे की ओर प्रवाह या बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं, याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अब बातें करते हैं। अगला पॉइंट कि मैम जो धमनियां होती हैं इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो धमनियां होती हैं ना, ये आपकी त्वचा की गहराई में होती हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि धमनियां त्वचा की गहराई में होती हैं बेटा, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर धमनियां हैं, धमनियां त्वचा की गहराई में होती हैं। कहाँ होती हैं? त्वचा की गहराई में। क्लियर? तो ये त्वचा की गहराई में होती है मेरे दोस्तों जो धमनियां होती हैं। क्लियर? तो आप बताएंगे कि आर्टरीज आर फाउंड डीप टू स्किन, आर फाउंड डीप टू स्किन। तो भाई आपकी स्किन की गहराई में है धमनियां। धमनियां आपको दिखाई नहीं देंगी, आप कितना देख लो आंखों को गाड़ गाड़ कर, धमनियां आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि आपकी स्किन के बहुत अंदर है, आपकी स्किन के बहुत अंदर है धमनियां। तो धमनियां आपकी स्किन के एकदम गहराई में होती हैं। तो कौन सी रक्तवाहिकाएं त्वचा की गहराई में होती हैं? तो ये एक ऐसा फोटो लिया हुआ है, स्कैन के द्वारा फोटो लिया हुआ है बेटा। स्कैन करवाते हो ना कई बार, सिटी स्कैन करवाते हो, या आप अपने इंटरनल बॉडी पार्ट को देखने के लिए एमआरआई वगैरह करवाते हो, तो ये उससे फोटो लिया हुआ है। तो ये है तुम्हारी धमनियां, देखो ये जो तुम्हें रेड कलर से यहाँ सारी दिखाई दे रही है, ये तुम्हारी धमनियां है। तो धमनियां आपकी त्वचा की बहुत गहराई में होती हैं, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगी अगर आप इन्हें देखोगे, इन्हें सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड वगैरह या एमआरआई वगैरह के अंदर ही देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा करण सेन जी, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा पार्टी दे रहे हो बर्थडे की? चंबल से हूँ, आ रही हूँ चंबल में ही, घोड़े पर बैठकर तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। चलो आओ आगे बात करते हैं, है ना। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो आगे हमने पढ़ा कि मैम धमनियां तो कहाँ होती हैं? त्वचा की गहराई में होती हैं बेटा, क्लियर, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देती। अब शिराओं की बात करें तो शिराएं क्या होती हैं? त्वचा की सरफेस पर। तो शिराएं जो होती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि शिराएं त्वचा की सरफेस पर होती, ठीक है, त्वचा की सतह पर होती हैं बेटा। अभी इनको भी दिखाऊंगी, सतह पर होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं? त्वचा की सतह पर होती हैं। दैट्स वाई यू कैन सी दैम इजीली। तो बताएंगे वेन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो ये स्किन की सरफेस पर होती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, आपकी त्वचा की सतह पर ही पाई जाती हैं शिराएं। आप इजीली देख सकते हो, देखो मेरी शिराएं भी दिख रही होंगी। सर्दियों में तो हाथ कैसे हो जाते हैं ना, मॉइस्चराइजेशन कम हो जाता है बॉडी में, ड्राई हो जाती है तो स्किन थोड़े से, देखो कैसे हाथ लग रहे हैं। तो देखो ये शिराएं हैं जो आपको नीली नीली दिखाई दे रही है ना। अपने हाथों को देखोगे ना आप सारे बच्चे, देखो कई बार ऐसे दिखती हैं, ये रही। तो ये क्या है? ये आप इजीली देख पाते हो, ये होती हैं शिराएं। तो ये शिराएं हैं जो आपकी स्किन की सरफेस पर ही होती हैं। ये वेन है बेटा, ये वेन्स जो होती हैं आपकी स्किन की सरफेस पर हैं, और आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हो, सी कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। देखो ये रही, ये शिराएं हैं आप लोगों की, इनके अंदर ब्लड बह रहा है, लो प्रेशर के साथ इनके अंदर ब्लड बहता है,
ठीक है, ये देखो, इसीलिए जब कभी हमें थोड़ा बहुत, जब हमें कोई छोटा मोटा घाव होता है तो शिराएं इकट्ठती हैं, उनमें लो प्रेशर होता है। लेकिन जब हमें ज्यादा अंदर तक घाव होता है, मान लीजिए कैसे ऐसे हाथ कट गया हमारा, बहुत ज्यादा डीप कट गया, तो जो धमनियां हैं वो कट जाती हैं और फिर प्रेशर, बड़े ब्लड का जो प्रेशर है बड़ी तेजी से निकलता है, तो तब हमारी आर्टरीज डैमेज हो जाते हैं। जब कभी चोट लगती है, गहरी चोट, जब कट जाता है हाथ वगैरह हमारा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो धमनियां हैं वो त्वचा की गहराई में है, शिराएं त्वचा की सरफेस पर होती हैं। क्लियर? चलो, तो ये भी एक बार स्टेटमेंट पॉइंट में पूछा गया था आपको कि इनकी लोकेशन। चलिए आगे बात करते हैं कि मैम जो ये धमनियां होती हैं इनसे हम क्या करते हैं। तो आप लोग बताओगे कि शरीर का जो रक्त दाब होता है तो वो धमनियों से ही मापते हैं। तो आप लोग बताओगे कि रक्त दाब का संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त दाब का संबंध धमनियों से होता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का रक्त दाब मापा जाएगा तो वो प्रेशर किसका लिया जाएगा? धमनियों का होगा बेटा, तो धमनियों से होता है। ये क्वेश्चन आया है कि रक्त दाब का संबंध शरीर की कौन सी रक्त वाहिकाओं से होता है। ऑप्शन दे देगा धमनियां, ऑप्शन दे देगा शिरा, ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चे केशिका, ऑप्शन दे देगा बेटा कोशिका। तो आप लोग बताते हो कि रक्त दाब का संबंध धमनियों से होता है, ठीक है। रक्त दाब का संबंध धमनियों से होता है। ब्लड प्रेशर जो आपका मापा जाता है, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय आर्टरीज। तो आपकी आर्टरीज से ही ब्लड प्रेशर लिया जाता है ना। आपकी बॉडी का कितना होता है प्रेशर? कितना होता है भाई हमारा नॉर्मल प्रेशर? जल्दी से बताओ। तो जब भी आप लोगों का ब्लड प्रेशर मापा जाएगा तो वो प्रेशर हमेशा धमनियों का होगा आपके शरीर की। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम ब्लड प्रेशर मापते हैं तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण होता है स्फेग्मोमोनोमीटर, उसको लिखवा देती हूं अभी, ठीक है। तो भाई रक्त दाब का संबंध किससे होता है? धमनियों से होता है। अब यहां से एक चीज आप लोग याद रखना कि जब कभी भी हम किसी का रक्त दाब मापते हैं, है ना, रक्त दाब यानी कि जब कभी भी हम किसी का ब्लड प्रेशर मापते हैं तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आती है कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी का सामान्य रक्त दाब कितना होना चाहिए। तो आपको ये सामान्य पूछा जाता है कि भाई सामान्य कितना होता है। क्लियर? नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो बताओगे 120 से 80 mmHg होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज इतनी होनी चाहिए बेटा। तो ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर आपकी धमनियों का ही है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको जब मैं आपको दिल की फंक्शनिंग समझा दूंगी। जब दिल की फंक्शनिंग समझाऊंगी कि आपका जो दिल है वो सिस्टोल और डायस्टोल अवस्था में रहता है, ऐसे और ऐसे होता है दिल। ऐसे है तो प्रेशर ज्यादा होगा धमनियों में, तब ये प्रेशर बनेगा। और दिल ऐसे खुल गया तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर ये प्रेशर बन गया। तो इसको अभी हम लोग बताएंगे, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिलहाल इतना याद रखो कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, इतना। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मापने वाला उपकरण, ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण कौन सा है बेटा? है ना, इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर, ठीक है, दैट मेजर क्या करता है भाई? जो मेजर करता है किसको? ब्लड प्रेशर को। तो जो आपका बीपी मेजर करता है उस उपकरण का नाम कोई बच्चा बताएगा कि कौन सा उपकरण है जिससे हम लोग, अच्छा बहुत बढ़िया, स्फेग्मोमोनोमीटर, एक बच्चे ने पहले बता रखा था, कमेंट निकल गया। स्फेग्मोमोनोमीटर मैम, नस, नस इन्हीं को कहते हैं बेटा, नस। ये जो शिराएं है ना, वेन, इन्हीं को कहते हैं हम लोग नस, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं प्यारे बच्चा हम लोग नस। क्लियर? ठीक, चलो, हाँ जी लव, बिल्कुल, स्फेग्मोमोनोमीटर। तो आपको कभी भी पूछे कि स्फेग्मोमोनोमीटर क्या करता है, तो स्फेग्मोमोनोमीटर जो होता है ये रक्त दाब को मापने वाला उपकरण है। स्फेग्मोमोनोमीटर, स्फेग्मोमोनोमीटर, ठीक है, तो ये होगा स्फेग्मोमोनोमीटर। तो आप लोग बताते हो कि जो स्फेग्मोमोनोमीटर होता है ये हमारे अंदर एक ऐसा उपकरण है जो हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मापता है। स्फेग्मोमोनोमीटर कहाँ लगाते हैं? यहाँ। एक बार तुमने देखा है, पट्टा सा बांध देते हैं और फिर वो चलता है,
उसमें रेंज आती है, जितना आपका बीपी है वो आता है। तो यहीं पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है एक धमनी, ब्रोंकियल धमनी, ठीक है। तो कौन सी धमनी से आपका बीपी मापा जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो कौन सी धमनी से, मैंने कहा रक्त दाब का संबंध धमनियों से है, तो कौन सी धमनी से बीपी नापा जाता है, तो बताओगे कि ब्रैनकियल धमनी से, ब्रैनकियल धमनी से, ठीक है। ब्रैनकियल धमनी द्वारा बीपी मापा जाता है, ब्रैनकियल धमनी से रक्त दाब नापा जाता है, रक्त दाब मापा जाता है। तो जब हम लोग रक्त दाब को मापते हैं तो कौन सी धमनी से मापा जाता है भाई, ब्रैनकियल धमनी से। ये ब्रैनकियल धमनी यहाँ होती है आपके यहाँ, मतलब यहाँ भुजाओं में होती है, इसीलिए वो पट्टा सा यहाँ बांधा जाता है ऐसे, ठीक है। मैम एमएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एमएमजी की फुल फॉर्म है मिलीमीटर, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो मिलीमीटर मरकरी होती है बेटा इसकी फुल, क्लियर, मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी, मरकरी यानी पारा, ठीक है। तो इसमें मरकरी भरी हुई होती है स्फेग्मोमोनोमीटर में, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। अब देखो, तो ब्रैनकियल धमनी होती है हमारी भुजा पर, इसी से क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो आपको पूछ सकता है, तो बीपी इज मेजर्ड, बीपी इज मेजर्ड बाय ब्रांकियल, ठीक है, ब्रैनकियल आर्टरी। तो ये ब्रैनकियल आर्टरी से मापा जाता है हमारा जो बीपी होता है। पॉइंट क्लियर, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, पॉइंट क्लियर भाई। मैम डॉक्टर लीवर कैसे चेक करते हैं बेटा, या तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है लीवर के लिए, या एलएफटी टेस्ट होता है, ठीक है, एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, वो कराया जाता है, उससे पता चलता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन इनके साथ ही बता दिया करो बेटा, बिल्कुल बता रही हूँ सारी चीजें। मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। बीपी को मापने वाला उपकरण स्फेग्मोमोनोमीटर, ठीक है, और आपका सामान्य बीपी की रेंज, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है। और आजकल अब ये क्वेश्चन बनेंगे कि बीपी किससे मापा जाता है, तो बीपी का संबंध होता है धमनियों से। क्लियर हो गई बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और शिराओं से क्या करते हैं बेटा, तो शिराओं से दो काम किए जाते हैं। तो आप बताओगे कि शिराओं द्वारा, एक तो हम क्या काम करते हैं भाई, शिराओं द्वारा हम लोग रक्तदान करते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने रक्तदान किया है, जल्दी बताओ। शिराओं के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, रक्तदान करते हैं, यानी कि ब्लड डोनेट करते हैं बेटा, ब्लड डोनेटेड बाय वेन। तो हम लोग वेन से ही क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। किसी ने ब्लड दिया है, मुझे ऐसे पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या तुमने प्यार किया है, हाँ किया है। तो एक डायलॉग है ना मूवी का, तो वैसे मैं पूछ रही हूँ क्या तुमने रक्तदान किया है, तो तुम बताओगे हाँ किया है। तो मतलब जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो डॉक्टर यहाँ इंजेक्शन लगाता है, या यहाँ है ना, यानी वो कहाँ लगाता है, नस में, यानी शिरा में लगाता है। धमनी तो दिख नहीं रही, बहुत अंदर है, कहाँ इंजेक्शन को डालेगा डॉक्टर, तो इसीलिए वो ऊपर से डाल देता है शिरा के अंदर इंजेक्शन। तो यहीं से रक्तदान किया जाता है। और मैम एक और काम करते हैं इससे, शिराओं से, क्या, शिराओं से प्यारे बच्चे शिराओं में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन जो होता है प्यारे बच्चा, इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन भी किस में लगाते हैं, शिराओं में ही लगाते हैं, याद रखना। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया, इंजेक्शन इज टेकन इन वेन। तो वेन में ही दिया जाता है इंजेक्शन भी, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात। तो ये रक्तदान का भी आपको पूछा गया है। दाएं हाथ में पट्टा बांध सकते हैं बेटा, हाँ दोनों में, किसी में भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दाएं में बाएं में कोई से में भी बांध लेते हैं। क्लियर, नहीं किया मुझ में खुद ब्लड कम है तो ठीक है, किसी से चढ़वा लो, अगर ब्लड कम है तुम में तो किसी का ब्लड ले लो, किसी से ब्लड चढ़वा लो भाई। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम आओ कभी घूमने, गज्जक खिलाऊंगा, ठीक है बेटा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब देखो इधर, तो इंजेक्शन लगाते हैं ना कहाँ पर, शिराओं के अंदर ही, और शिराओं से क्या करते हैं, रक्तदान। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे हो, मैं टीचर हूँ,
मुझे पता है। तो बेटा जो आप लोगों का रक्त होता है वो शिराओं से ही दान किया जाता है। और मैम आपने कहा कि शिराओं में तो रक्त अशुद्ध होता है, तो क्या हम किसी को जब ब्लड डोनेट करेंगे अशुद्ध करेंगे? तो हाँ बेटा, अशुद्ध रक्त का मतलब सिर्फ इतना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे। भाई अब भी तो आपकी शिराओं में है ये रक्त, तो आपको कुछ दिक्कत हो रही है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपके फेफड़े जो हैं बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर उस ब्लड को शुद्ध करते जा रहे हैं। तो इसीलिए अशुद्ध रक्त ही दिया जाता है, शुद्ध रक्त नहीं दिया जाता, और शिराओं से ही ब्लड को हम डोनेट करते हैं। तो ये इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है धमनी और शिराओं से। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत? अब आ जाओ बात करते हैं तीसरी प्रकार की रक्त कोशिकाओं की, जो कि है आपकी केशिकाएं। तो तीसरे, धमनी और शिरा का कॉन्सेप्ट खत्म, अब बात करते हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। अब हम लोग बात करेंगे किसकी भाई? कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज होती हैं सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं। तो आप लोग लिखेंगे कि यह सबसे, या ये लिखना ये सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं होती। क्लियर? तो आप लोग इस बात को भी याद रखोगे कि ये सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं हैं। क्लियर दोस्तों? तो सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। स्मॉलेस्ट क्या है प्यारे बच्चा? ब्लड वेसल्स हैं। सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो केशिकाएं हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं केशिकाएं क्या काम करती हैं? तो यह धमनी तथा शिराओं को मिलाने का काम करती हैं। तो इनका काम होता है धमनियों तथा शिराओं को जोड़ती हैं, यह धमनियों तथा शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं, तथा शिराओं को जोड़ती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि धमनी और शिराओं को जोड़ती हैं बेटा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रक्तवाहिकाएं हैं जो धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं? तो कैपिलरीज। तो बताकर चलते हो, दीज आर जॉइंट, दीज आर जॉइंट आर्टरीज एंड वेन, दीज आर जॉइंट आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं, ये आपको याद रखना है, धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैम इनमें कैसा रक्त होता है? तो आप बताओगे कि इनमें अशुद्ध रक्त, इनमें मिश्रित रक्त होता है, क्योंकि धमनियों का शुद्ध रक्त और शिराओं का अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं इनके अंदर आकर। इनमें आप लोग बताकर चलोगे इनमें मिश्रित ब्लड होता है। तो कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें मिश्रित रक्त पाया जाता है? तो आप लोग बताओगे कि केशिकाएं जो होती हैं इनमें मिश्रित रक्त होता है। तो आप लोग बताकर चलते हैं, दीज आर हैव मिक्स्ड ब्लड, इनके अंदर होता है मिक्स्ड ब्लड, मतलब अच्छा और गंदा, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड इनके अंदर मिल जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है? ब्लड मिक्स होता है। ये हैं देखो केशिकाएं, ये हैं आपकी केशिकाएं, देखो कितनी बारीक बारीक है ना, कितनी नन्ही नन्ही है बेटा। तो ये आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं, कैपिलरीज कहते हैं जिसको। और ये कैपिलरीज जो होती हैं ये आपकी धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं दोस्तों। ये आपकी धमनी, देखो ये रही केशिकाएं, ये रही, ये जा रहा देखो इनके अंदर ब्लड, देख रहे हो ना इनके अंदर जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये आपकी क्या है? केशिकाएं। इनका पूरा एक जाल सा बाहर बंधा रहता है, पूरा एक जाल सा इनका क्या रहता है प्यारे बच्चे? बंधा रहता है। इस तरीके से ये आपकी धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। ये लाल वाली जो आपको नजर आ रही है ये आपकी धमनी है, ये आपकी आर्टरी है बेटा, जो लाल वाली नजर आ रही है, ठीक है, ये आर्टरी है। और ये जो नीली वाली नजर आ रही है ये आपकी शिरा है, ये आपकी क्या है बेटा? वेन। और बीच में ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी केशिकाएं हैं, ये हैं बच्चा आपकी केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या काम करती हैं? कैपिलरीज धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं, धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। आपके अंगों तक जो रक्त पहुंचा रही हैं वो बेसिकली ये धमनी, ये केशिकाएं ही ट्रांसफर कर आ रही हैं, और केशिकाएं ही गंदा खून यहाँ से लेकर आ रही हैं। जैसे समझना कि आपके शरीर के अंदर खून की सप्लाई हो रही है, तो खून आ गया धमनी में, धमनी से होता हुआ खून ऐसे यहाँ पहुंचेगा यहाँ। तो ये जो संरचनाएं केशिकाओं तक खून पहुंचा रही हैं ये क्या है? इनको कहते हैं प्यारे बच्चा, इनको कहते हैं एट्रियम, इनको कह दिया जाता है, आप लोग कहते हो एट्रियोल, ठीक है,
या ये आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो धमनी से जुड़ी हुई होती हैं और धमनी के साथ जुड़कर आपकी जो केशिकाएं हैं इनमें रक्त को पहुंचाती हैं। आप इधर से देखोगे, इधर से गंदा खून आ रहा है, इधर से आप देखोगे इनमें क्या हो रहा है, गंदा खून आ रहा है। ये गंदा खून मतलब यहां से गंदा खून आएगा इधर से होता हुआ, और वो गंदा खून इनसे होता हुआ आपके हृदय के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी नन्ही नन्ही स्ट्रक्चर, इनको वेन्यूल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इनको क्या कह देते हैं हम लोग, वेन्यूल। तो ये आप लोगों की जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इनका एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो देखो, देखो ये इधर से ये धमनियां हैं, ये धमनी है बेटा आप लोगों की। ठीक है, ये धमनी होती है, आर्टरी होती है, और इधर जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, शिराएं, और बीच में आपको जो नजर आ रही हैं ये हो जाती हैं आपकी केशिकाएं। क्लियर, केशिकाएं तो धमनी और शिरा को जोड़ती हैं, और इन्हीं के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, मिक्स्ड ब्लड देखने को मिलता है। अब मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी बताओ, किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी से आप लोग बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी, बताएं बेटा जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, PYQ बस अब मैं आपके डलवाने ही वाली हूँ प्यारे बच्चा। ठीक है, PYQ मैं आप लोगों के बस आपको डलवाने ही वाली हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से एक चीज बता देना चाहती हूँ आपको, ये आप लोगों ने यहाँ से चीजें जो है इनको पढ़ लिया है ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये धमनी है, ये आपकी शिराएं होती हैं, ये स्ट्रक्चर आपका वेन्यूल हो गया, ये स्ट्रक्चर, अच्छा इसको भी लिख लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, एट्रियोल ना स्ट्रक्चर हो गए प्यारे बच्चा, ये आपके एट्रियोल, ये हो गया वेन्यूल। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जब आप लोग लिखोगे ना कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है बेटा। बिगेस्ट आर्टरी आपको पेपर में आ सकता है, बिगेस्ट आर्टरी। तो सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है महाधमनी। कौन सी होती है बच्चा, महाधमनी। तो याद रखना इस पॉइंट को, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी, जिसको कहते हैं हम लोग अओर्टा। क्या कहते हैं बेटा, अओर्टा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है हमारे शरीर की, अओर्टा। अगर मैं यहां पर बताऊं कि मैम सबसे बड़ी शिरा कौन सी है हमारे शरीर की, है ना, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, इसको पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है हमारे शरीर की, क्लियर, बिगेस्ट। यहां से आपको पूछे कि बिगेस्ट आर्टरी या बिगेस्ट वेन, तो बिगेस्ट आर्टरी की बात करी, अओर्टा होती है महाधमनी। ठीक है, जबकि बिगेस्ट सबसे बड़ी वेन जो है इसकी बात करें तो सबसे बड़ी जो वेन होती है आप बताओगे ये होती है इन्फीरियर वेना कावा। कौन होती है बेटा, इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, कौन होती है बेटा, इन्फीरियर वेना कावा। इसको कहते हैं अपोवाही महाशिरा। ठीक है, अपोवाही महाशिरा इसको हम लोग कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको बनेंगे कि सबसे बड़ी धमनी अओर्टा यानी महाधमनी, सबसे बड़ी शिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा यानी अपोवाही महाशिरा। अब मैम सबसे बड़ी तो आपने बता दी, सबसे छोटी भी बताओ ना। तो चलो, ये वाले जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं ये वाले, ये धमनी के ही भाग है बेटा। तो ये सबसे छोटी धमनी होती है एट्रियोल, तो ये सबसे छोटी धमनी है। इस पॉइंट को भी आप लोग लिखेंगे तो मैं लिख देती हूँ, चलो ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो आपको पता चल चुकी, धमनी और शिरा। लेकिन अब आपको पूछ ले कि सबसे छोटी धमनी कौन सी है, सबसे छोटी धमनी कौन सी है बेटा, सबसे छोटी धमनी। तो जब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी धमनी की, स्मॉलेस्ट आप लोगों को पूछ ले आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है तो ये होती है एट्रियोल। ठीक है, एट्रियोल जो होती है ये सबसे छोटी धमनी होती है, एट्रियोल्स ये सबसे छोटी धमनी की कैटेगरी में आते हैं, एट्रियोल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो
अब बात करते हैं कि मैम सबसे छोटी शिरा भी पूछ ले, सबसे छोटी शिरा, ठीक है, छोटी और लिख लेना बेटा, है ना हिंदी में। तो सबसे छोटी शिरा और पूछ ले आप लोगों को, यानी कि स्मॉलेस्ट आप लोग बताकर चलेंगे, स्मॉलेस्ट वेन हम लोगों को पूछे। तो वेन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाती हैं वेन्यूल, ये हो जाती हैं वेन्यूल, ठीक है, वेन्यूल्स। तो ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये आते हैं आपको ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई ना बात, है ना। ओरिजिनेटेड को अलग कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड, बेटा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों आपकी बॉडी में है, और दोनों को फिल्टर करने का काम आपका ब्लड आपका लंग्स करते हैं। और अंग क्या करते हैं, अंग जो है आपकी बॉडी के ब्लड को गंदा करते हैं। ऑर्गन कैसे गंदा करते हैं इसको कल समझाऊंगी। आपके ऑर्गन ग्लूकोज को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाती है, ब्लड हो जाता है गंदा, है ना। वो ब्लड फिर आपके दिल तक आता है, दिल उसको फेफड़ों तक भेजता है, फेफड़े क्या करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और सांस के साथ ऑक्सीजन मिला देते हैं, वही ब्लड फिर अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये होता है प्यारे बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे टेलीग्राम पर देखती हूँ डाउट बच्चों के, तो बच्चे क्या कहते हैं कि मैम जो प्लेटलेट्स वाला आपने चैप्टर पढ़ाया था, प्लेटलेट से आपने प्लेटलेट की कमी और अधिकता से होने वाली बीमारी हमें नहीं बताई। तो चलो मैं उस एक पॉइंट को भी यहाँ बता देती हूँ, लास्ट में लिख लेना, या जो प्लेटलेट वाला आपका चैप्टर है वहां पे ऐड कर लीजिएगा। आपको मैंने प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने वाली रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो इनकी अधिकता से या इनकी कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होती है, ये बच्चे पूछना चाहते हैं। तो जब ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है बेटा, ठीक है, ये जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं, क्लियर। अब मैं डाउट जो था टेलीग्राम का उसका आंसर कर रही हूँ बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, जब ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्लियर। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट ही तो कहते हैं प्लेटलेट को, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस का मतलब बनना। तो जब थ्रोम्बोसाइट बहुत ज्यादा बन जाती हैं तो बीमारी हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब ये आपके शरीर में बहुत कम हो जाती हैं, यानी जब ये आपके शरीर में बहुत कम हो जाती हैं प्लेटलेट, जैसे डेंगू में होता है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, तो यहाँ पर अब कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो मैंने बताया था ना कि पेनिया का मतलब होता है कम हो जाना, पेनिया का मतलब हो जाता है बेटा कम हो जाना। तो यहाँ पर जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। जैसे आपके अंदर WBC कम हो जाती थी तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम ल्यूकोपेनिया के नाम से जानते थे। तो वैसे ही जब आपके शरीर में ये कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स तो उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब मैम इन दोनों ही कंडीशन के लक्षण क्या हैं, तो बेटा खून की उल्टी, दोनों में क्या होता है, खून की उल्टी होती है, ठीक है, खून की उल्टी होती है दोनों में ही। आपकी बॉडी के अंदर या आपके शरीर से क्या होगा, खून की उल्टी होती है, ब्लड वॉमिटिंग होती है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जब डेंगू होता है, ठीक है, इसीलिए जब डेंगू होता है प्यारे दोस्तों, तो डेंगू में प्लेटलेट जब कम हो जाती हैं तो कई लोगों की मृत्यु खून की उल्टी होने से हो जाती है, ठीक है। तो ये होती हैं दोनों बीमारियां, प्लेटलेट के घटने से और प्लेटलेट्स के बढ़ने से, क्लियर। तो ये टेलीग्राम में बच्चे का कई बार डाउट आया था, मैं हर बार कोशिश करती थी कि बताऊंगी, लेकिन आज मैंने अभी वो टेलीग्राम पर मतलब फ़ोन में जो मैसेज था वो सेव कर लिया था, तो अभी मैंने देखा, मुझे याद आ गया और मैंने बच्चे को बता दिया, ठीक है बेटा, क्लियर। कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, है ना। यूपी होमगार्ड के लिए बिल्कुल ले लो इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
तो यहाँ से अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि धमनी और शिराओं के बारे में हमने पढ़ा। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी शिरा, ये हमने पढ़ लिया। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को हार्ट के साथ चीज़ें शुरू करवाऊंगी। कल की क्लास में हम बात करेंगे हमारे हृदय की। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे हमारे दिल के बारे में, दिल की संरचना, दिल कैसे काम करता है, कैसे धमनियां दिल तक खून, दिल से खून ले जाती हैं, कैसे शिराएं दिल को खून देकर आती हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है? क्लियर? चलो, तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है? मैम, रक्त यूनिट को किस में मापा जाता है? बेटा जो ml होता है, ml 1 यूनिट में आपका 500, 1 यूनिट के अंदर आप, मैंने बताया था कि 350 से 450 ml ब्लड होता है। ml में नापते हैं उसको, ml में, ठीक है? मिलीमीटर, मिलीलीटर में नापते हैं, मिलीलीटर, ml में उसको मापा जाता है, ठीक है? चलो, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार। बेटा टेलीग्राम ग्रुप पर आप पहुंच जाओगे अपने बैच से, बैच ओपन करो, वहाँ टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आएगा, उसको इस पे क्लिक करो, जुड़ जाओगे आप।